हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम समझने वाले हैं फिलिप्स कर्व को। फिलिप्स कर्व मैक्रो इकोनॉमिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको आज बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के चीज़ों को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले फिलिप्स कर्व जो होता है वो दो चीज़ों के बीच में रिलेशन हमको बताता है। ठीक है, पहला है इन्फ्लेशन, दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन्फ्लेशन हो गया महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट हो गया बेरोजगारी। तो इन्फ्लेशन और बेरोजगारी के बीच में रिलेशन बताता है कौन? फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व आया था 1958 में, जो ओरिजिनली एडब्ल्यू फिलिप्स ने दिया था वो 1958 1958 में दिया गया था। ठीक है, और ये जो रिलेशन बताता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, ये रिलेशन होता है निगेटिव। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में आपने चीज़ों को देखा होगा, जब भी एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है तो उन दोनों का जो रिलेशन होता है वो होता है पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, ऐसे ही अगर एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ घट रही है तो उन दोनों का रिलेशन होता है वो नेगेटिव या फिर इन्वर्स रिलेशन। तो यहाँ पर जो रिलेशन है इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का, वो रिलेशन है निगेटिव। ठीक है, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है, एक चीज़ घटती है तो दूसरी चीज़ बढ़ती है, तो इनका इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। फिलिप्स कर्व इज अ की कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो जो मैंने चीज़ें आपको बता दी। और ये बेसिकली रिलेशनशिप किसके बीच में बताता है? अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे जैसे हमारा जो है अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, वैसे-वैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और जैसे-जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वैसे-वैसे इन्फ्लेशन घटेगी। मतलब इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है या फिर नेगेटिव रिलेशन होता है। अब यहाँ पर ये 1958 में दिया था एडब्ल्यू फिलिप्स ने ओरिजिनली, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो मैंने आपको अभी आपको बताई है। अब चलते हैं अपने डायग्राम के ऊपर। तो ये है फिलिप्स कर्व, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, एसआरपीसी भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो फिलिप्स कर्व है वो आपका इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ये आपका ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। अब यहाँ पर आप डायग्राम को ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर था ये जो है इन्फ्लेशन, महंगाई दर यहाँ पर थी और अनएम्प्लॉयमेंट था यहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर सबसे पहला स्टार्टिंग का पॉइंट हमारा ये था। अब जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ी, तो इन्फ्लेशन बढ़ी, महंगाई बढ़ी, तो ये यहाँ से पहुंचकर कहाँ पहुंच गई? यहाँ पर। और जैसे ही इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ी तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया और ये आ गया यहाँ पर। और इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर हमें पॉइंट मिला ये वाला। और जब हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर एक जो है कर्व खींचेंगे तो वो मिलेगा हमें फिलिप्स कर्व, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। ठीक है, समझ गए? तो भाई ऐसा हो क्यों रहा है? जैसे-जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही, वैसे-वैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम क्यों हो रहा है? तो आपने बेसिक चीज़ देखी होगी। सबसे पहले इन्फ्लेशन को समझ लो। इन्फ्लेशन होता है महँगाई, मतलब मार्केट में जब बहुत ज़्यादा पैसा होगा, तो हमारी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, ठीक है? तो आप एक चीज़ समझ के चलो, मतलब हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है या फिर मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू या फिर गवर्नमेंट जो है मार्केट में पैसा डाल रही है जिससे कि हमारी इकोनॉमी ग्रो हो। तो जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा? हमारी जो है डिमांड बढ़ जाएगी। तो जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ी तो क्या हुआ? डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे। ठीक है, प्राइसेस बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? हमें आउटपुट भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो हम जो है चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बनाएं, तो आउटपुट हमें बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही आउटपुट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? आउटपुट बढ़ाने के लिए हमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें यहाँ पर जो है लेबर को काम देना पड़ेगा, लेबर को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही लेबर बढ़ेगी तो हमने उनको रोज़गार दे दिया, तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ जाएगा, और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ेगा तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारा कम हो जाएगा। तो आपने देखा, जैसे ही हमारी जो है इन्फ्लेशन बढ़ी तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी हो गई कम। ठीक है? तो समझ पाए? या फिर आप जो है जनरल लाइफ़ के एग्ज़ाम्पल से समझ लो। मान लो कि आपकी जॉब लगती है, ठीक है? जैसे ही आपकी जॉब लगेगी तो आपकी जेब में पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो आप बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करोगे, आप नई शर्ट भी खरीदोगे, नई घड़ी भी खरीदोगे, उसके साथ-साथ आप आईफ़ोन खरीदोगे, तो बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करोगे क्योंकि आपके पास पैसा है। डिमांड करोगे तो डिमांड को पूरी करने के लिए आउटपुट की भी ज़रूरत पड़ेगी, आउटपुट बनाने के लिए हमें लेबर को बढ़ाना पड़ेगा, लेबर को बढ़ाना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और ये साइकिल हमारी चलती रहेगी। मतलब
जैसे जैसे हमारी इन्फ्लेशन बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा जो है अनएम्प्लॉयमेंट वो कम हो जाएगा। तो इसको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसको आप समझ गए। अब आता है एक हमारा स्टैगफ्लेशन, ठीक है? एक टर्म आती है स्टैगफ्लेशन। तो भई स्टैगफ्लेशन, तो ये सारी चीज़ें वही लिखी गई हैं शॉर्ट टर्म के लिए जो मैंने अभी आपको बताई थी। और एक चीज़ और समझ लो यहाँ पर, इस तरह का क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाता है, 1 सेकंड, कि जो हमारा ये फिलिप्स कर्व है, उसका जो है सबसे पहले तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। उसके बाद इसकी शेप क्या होती है? कॉन्वेक्स होती है या कॉनकेव होती है, ठीक है? इस तरह का क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो हमारा जो फिलिप्स कर्व होता है उसकी शेप होती है कॉन्वेक्स, ठीक है? अगर आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स में याद रखने में थोड़ा-सा भी डाउट होता है तो उसके लिए एक तरीका है, एक ट्रिक मान लो, कुछ भी मान लो। देखिए कॉनकेव, केव होती है गुफा, ठीक है? तो गुफा होती है, अब हम यहाँ से ओरिजिन से चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है? तो इसका जो कर्व है कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स है, तो ये तो कॉन्वेक्स है। लेकिन कॉनकेव आप समझो, कॉनकेव केव होती है गुफा, तो अगर ये इस तरह से डायग्राम होता, तो गुफा में देखिए इस तरह से यहाँ पर स्पेस होता अंदर जाने के लिए, तो ये होता कॉनकेव। और क्योंकि ये इसका अपोजिट है, तो इसलिए ये वाला डायग्राम है कॉन्वेक्स। तो समझ पाए होंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो हमारा जो फिलिप्स कर्व होता है उसकी जो शेप होती है वो होती है कॉन्वेक्स, ठीक है? और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें वही लिखी गई हैं, ठीक है? तो अब समझते हैं, एक वर्ड आता है स्टैगफ्लेशन, ठीक है? तो स्टैगफ्लेशन को समझ लेते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? जैसे कि नाम से ही क्लियर है, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है? तो 2 चीज़ें इस यहाँ पर छुपी हुई हैं। तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इन्फ्लेशन भी हमारा बढ़ता है, साथ के साथ क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। दोनों कंडीशन एक साथ हो जाती हैं, ठीक है? अभी हमने जो फिलिप्स कर्व में समझा वो क्या समझा, जैसे-जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी वैसे-वैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। लेकिन यहाँ पर स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, हमारी जो है इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, साथ के साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। और ये कंडीशन आई थी 1970 में अमेरिका में। वहाँ पर आया था ऑयल क्राइसिस, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, चीज़ों के प्राइस भी बढ़ रहे थे, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही थी, महँगाई भी तेज़ी के साथ बढ़ रही थी, साथ के साथ लोग बेरोज़गार भी हो रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट भी तेज़ी के साथ बढ़ रहा था। तो इस कंडीशन में जो ओरिजिनल फिलिप्स कर्व है, वो हो गया था फेल यहाँ पर, है ना? क्योंकि फिलिप्स कर्व बताता है इन दोनों के बीच में रिवर्स जो है रिलेशन है या फिर नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेशन के साथ-साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था, ठीक है? तो ये कंडीशन थी स्टैगफ्लेशन की। या फिर अगर आप फिलहाल के सिनेरियो में समझना चाहो, तो जैसे अमेरिका और ईरान का अभी जो है लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, युद्ध चल रहा है, तो यहाँ पर आपने न्यूज़ में भी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि जो क्रूड ऑयल है या फिर तेल है, उसकी जो है प्रॉब्लम हो रही है, उसकी शॉर्टेज है, साथ के साथ गैसेज़ की भी शॉर्टेज है। तो उससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उसका, वहाँ पर भी जो है एक स्टैगफ्लेशन की जो है कंडीशन बन जाएगी लंबे समय में। वो कैसे? क्योंकि तेलों के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल, डीज़ल इन सभी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, उसके साथ-साथ गैसों के भी जो है दाम बढ़ेंगे। और जब पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ते हैं, तो सिर्फ़ उन्हीं के नहीं बढ़ते, उसका जो असर होता है पूरी सारी चीज़ों पर, पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे-जैसे पेट्रोल, डीज़ल इनके जो है प्राइसेज़ बढ़ेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। सामान को, रॉ मटेरियल को इधर से उधर लेकर जाना है, फैक्ट्री तक लेके जाना है, तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी, तो जो सामान है उसको बनाना महँगा हो जाएगा। सामान को बनाना महँगा हो जाएगा, तो वो महँगे रेटों पर बिकेगा। उसके साथ-साथ जो है कंपनियों को उसको बनाने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब वे जो हैं, जो वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा वेजेज़ नहीं दे पाएँगे, क्योंकि अगर उनको भी ज़्यादा वेजेज़ देंगे, तो वहाँ पर महँगाई और बढ़ जाएगी, उनके लिए सामान बनाना और मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से वो जो है, जो वर्कर्स हैं, एक्स्ट्रा वर्कर्स हैं, उन सबको काम से निकाल देते हैं, ले ऑफ कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन बन जाती है जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाती है लंबे समय में, तो एक तरफ तो इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है, एक तरफ लोग बेरोज़गार हो रहे होते हैं, क्योंकि कंपनियाँ उनको जो है काम से निकाल रही होती हैं, ठीक है? तो इस वजह से स्टैगफ्लेशन अभी आप फिलहाल के सिनेरियो में भी समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व को पर, ठीक है? और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व दिया था मिल्टन फ्रीडमैन और फिलिप्स ने, है ना? तो यहाँ पर इसको समझ लेते हैं, फिर और चीज़ों को हम समझेंगे। तो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व में क्या होता है भई, ये नॉर्मल फिलिप्स कर्व की तरह बिहेव नहीं करता। इसमें जो हमारा जो कर्व होता है वो कैसा होता है? वो होता है वर्टिकल या फिर बाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है? यहाँ पर ये हो गया ओरिजिन,
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये है आपका लॉन्ग टर्म फिलिप्स कर्व या फिर लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, इसको नायरू भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, ये जो फिलिप्स कर्व है ये हो जाता है वर्टिकल लॉन्ग रन में। तो भाई लॉन्ग रन में ऐसा होता क्यों है, ये वर्टिकल क्यों होता है, क्योंकि लॉन्ग रन में जो वर्कर्स होते हैं वो सारी चीज़ों को समझ जाते हैं कि मार्केट में महंगाई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको जो बेसिस मिल रहे हैं वो ज़्यादा मिल रहे हैं, पहले जितने बेसिस मिल रहे थे उनसे जो वो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ खरीद पा रहे थे, उसी बेसिस से अभी के फिलहाल के सिनेरियो में वो चीज़ वो नहीं खरीद सकते, ठीक है। मान लो एक पेन है, वो पहले ₹10 का खरीद पा रहे थे, लेकिन अब सेम पेन को वो ₹10 में नहीं खरीद सकते, मान लीजिए उसका प्राइस हो गया ₹20। तो वो समझ जाते हैं लंबे समय में कि यहाँ पर जो है सारी चीज़ें ही महँगी हो गई हैं, तो उसी के बेसिस पर वो अपनी जो वेजेज़ हैं, उनको भी बढ़ा देते हैं। और क्योंकि वो वेजेज़ को बढ़ा देते हैं, एक तरफ महँगाई है, रॉ मटेरियल महँगा है, सारी चीज़ें महँगी हैं, तो कंपनी क्या करती है, जैसे ही वो वेजेज़ को बढ़ाते हैं, तो ले ऑफ स्टार्ट कर देती है, मतलब वर्कर्स को निकालना स्टार्ट कर देती है। तो उससे क्या होता है, महँगाई तो बढ़ती है, साथ के साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है और वो बजाय इसके कि इन्फ्लेशन बढ़ती और अनएम्प्लॉयमेंट कम होता, वो जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है और वो जाकर एक जगह फिक्स हो जाता है, जिसको कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या फिर इसको नायरू भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर वो फिक्स हो जाता है, फिर महँगाई कितनी भी बढ़ जाए, वो यहीं पर फिक्स रहेगा, ठीक है। उससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट हमारा कम नहीं होगा। नहीं तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ाने से अनएम्प्लॉयमेंट कम होता, तो फिर तो गवर्नमेंट ऐसा ही करती कि बहुत सारा पैसा मार्केट में डाल देती, इन्फ्लेशन को बढ़ा के सबको रोज़गार दे देती, लेकिन ऐसा करना मुमकिन नहीं है। इसके और भी कारण है, और कारण क्या है? जो लेबर है उसका स्किल, ठीक है? हो सकता है कि जिस काम के लिए लेबर चाहिए हो, उस तरह से वो लेबर जो है स्किल्ड ही ना हो, तो उस तरह का जो है वे जो लेबर है, वो वाली जो लेबर है, वो बेरोज़गार ही रह जाएगी। साथ के साथ जब कोई वर्कर एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में स्विच करता है, तो उस बीच में जो टाइम होता है, उस टाइम पर भी वो बेरोज़गार रहता है। तो उस बेरोज़गारी को भी हम जो है महँगाई से कंपनसेट नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट करना मुश्किल है, नामुमकिन है कि ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट को आप कर दो, ठीक है? महँगाई बढ़ाकर। तो ये आपने जो है समझ लिया, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व को भी, इसको नायरू भी बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। इन लॉन्ग रन द फिलिप्स कर्व इज़ वर्टिकल एट द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आल्सो कॉल्ड नायरू, ठीक है? नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नायरू की फुल फॉर्म होती है। तो उम्मीद है आप चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है? अब यहाँ पर देख लो, शॉर्ट रन में क्या होता है फ्लिप्स कर्व में, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। डिमांड बढ़ेगी, उसके साथ क्या होगा, तो प्रोडक्शन हमको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा। ज़्यादा लोग हायर होंगे तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो क्या होगा, डिमांड फिर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है? तो प्राइस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, सीधी-सी बात है। तो मतलब क्या होगा, जैसे-जैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, वैसे-वैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, मतलब यहाँ पर ट्रेड ऑफ हो जाएगा। अब बात करते हैं लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व की, तो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व में क्या होगा, गवर्नमेंट जो है इंक्रीज़ करेगी, डिमांड को बढ़ाएगी, उसके साथ-साथ क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। फ्यूचर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड, लोग पहले से ही अंदाज़ा लगा लेंगे लंबे समय में कि भई ये जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इसकी वजह से हमको अपने जो है वेजेस भी बढ़ाने चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ों के भी प्राइस भी बढ़ चुके हैं। तो उससे क्या होगा, वेजेस बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी, फर्म्स जो है लोगों को काम से निकालेगी, जिससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट अपने नेचुरल रेट पर आकर फिक्स हो जाएगा और यहाँ पर कोई भी ट्रेड ऑफ नहीं होगा। और जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व बनेगा वो बनेगा वर्टिकल, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर हो जाएगा फिक्स अपने नेचुरल रेट पर आकर, जिसको नायरू भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये फिलिप्स कर्व का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर चीज़ें समझ में आई हैं, तो वीडियो के नीचे ज़रूर बताना। कि ऐसे ही छोटी-छोटी वीडियोज़ के माध्यम से हम छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक्स के अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है? तो अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो बताना ज़रूर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।